हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 22 पढ़ेंगे जो कि है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में है सेक्शन 24, सेक्शन 28 और सेक्शन 29। So before going into this section, let us understand what is the meaning of the confession. Confession means an admission of guilt. मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है और ये कन्फेस करता है, ये एडमिट करता है कि उसने कोई भी एक्ट किया है और वो उसके लिए गिल्टी है। हमारी कन्फेशन की स्टेटमेंट एक केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 का, जो कि प्रीवी काउंसिल का केस है। इसमें लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन की जो डेफिनेशन है वो स्टेट की थी। उन्होंने कहा था कि कन्फेशन इज द एडमिशन ऑफ गिल्ट। कन्फेशन इज द एडमिशन ऑफ सच फैक्ट्स विद सम अदर फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश दैट वन पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। मतलब एक बंदा जो है वो ये एडमिट करता है कि उसने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो किए हैं और दूसरे फैक्ट्स को मिलाकर वो ये कहता है कि वो जो है अपने एक्ट के लिए जो है वो गिल्टी है और उसने ये एक्ट या फिर ऑफेंस किया है। ये लॉर्ड एटकिन ने अपने इस केस में कन्फेशन की डेफिनेशन को बताया था। हमारा जो कन्फेशन होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ गिल्ट नहीं होता है, उसको रिबल्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। और अगर कोई भी बंदा जो है वो कन्फेशन कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको उस कन्फेशन के बेस पर कन्विक्ट कर दिया जाए, जबकि कन्फेशन को जो होता है और भी अदर फैक्ट्स जो होते हैं वो कोरोबोरेशन के लिए जरूरी होते हैं। तभी हमारा कन्फेशन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस हमारे केस में बन सकता है। अब हमारे जो कन्फेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो हमारा जो जुडिशियल कन्फेशन का जो केस होता है उसमें एक्यूज जो होता है वो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में कन्फेशन करता है। और ये कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं इसमें हमारे जो कन्फेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सेक्शन 183 BNSS या फिर सेक्शन 164 CRPC में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारा जो एक्यूज होता है वो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स से हटकर अगर इंक्वायरी या फिर ट्रायल में कन्फेशन करता है तो उसका वो कन्फेशन नहीं माना जाता है, जबकि उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जो कि है एडमिशन ऑफ गिल्ट। हमारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है वो किसी भी थर्ड पर्सन को किया जा सकता है और किसी भी स्टेज में किया जा सकता है, चाहे इंक्वायरी, चाहे ट्रायल, चाहे कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। और हमारा ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है ये किसी भी थर्ड पर्सन को किया जाता है, जैसे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई भी दोस्त या फिर कोई भी SHO या फिर और भी दूसरे लोग, सिर्फ कोर्ट को या फिर मजिस्ट्रेट को छोड़कर। हमारा जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और हमेशा राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। और हमारा जो जुडिशियल कन्फेशन होता है इसके जो ओरल एविडेंसेस दिए जाते हैं वो हमारी कोर्ट में बिल्कुल इनएडमिसिबल होते हैं, यानी कि उनको एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता हमारी कोर्ट में जुडिशियल कन्फेशन को साबित करने के लिए। अब हमारे जो कन्फेशन होते हैं वो सेक्शन 19 BSA या फिर सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो एक एडमिशन ही माने जाते हैं। हमारा जो कन्फेशन होता है वो एक टाइप की स्टेटमेंट, एक टाइप का एडमिशन ही होता है। हमारा जो सेक्शन 19 BSA है वो ये कहता है कि सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस जो होते हैं वो रेलिवेंट भी होते हैं और एडमिसिबल भी होते हैं। तो हमारा कन्फेशन जो है वो एक टाइप का एडमिशन ही है। तो इस सेक्शन 19 BSA या फिर सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस के अंदर हमारा जो कन्फेशन होता है वो एडमिसिबल भी होता है और रेलिवेंट भी होता है। लेकिन अगर हमारा कन्फेशन किसी पुलिस के सामने किया जाए या फिर पुलिस कस्टडी में किया जाए और उस समय मजिस्ट्रेट मौजूद ना हो तो वो एडमिशन भी हमारा रेलिवेंट और एडमिसिबल होता है। मगर हमारा जो सेक्शन 23 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 BSA का जो है या फिर सेक्शन 25, सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली हमारा जो कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस या फिर इन फ्रंट ऑफ द पुलिस कस्टडी है
उसको इनएडमिसिबल करार देता है। इसलिए हमारा ये सेक्शन 19 BSA इसमें अप्लाई नहीं होता है, जबकि हमारा स्पेशल प्रोविजन और हमारा कैटेगोरिकल स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 23 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 इसमें अप्लाई किया जाता है। हमारा कन्फेशन से रिलेटेड एक और केस है जिसका नाम है शाहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया था कि कन्फेशन को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करने से पहले यह बिल्कुल श्योर कर लिया जाए कि हमारा जो कन्फेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द एक्यूज्ड जो हैं वही हमारा कन्फेशन जो है वो लिखा गया है, वही रिकॉर्ड किया गया है। और ये चीज अगर इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो एक्यूज्ड है उसको सोलेली इस बेस पे कन्विक्ट कर दिया जाए कि उसने कन्फेस कर दिया है कि उसने ये ऑफेंस या फिर उसने ये एक्ट किया है, जबकि हमारे कन्फेशन को जो है वो कोरोबोरेटिव एविडेंसेस की, कोरोबोरेटिव फैक्ट्स की उसको एंश्योर करने के लिए जरूरत पड़ती है। तभी हमारा कन्फेशन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है, या फिर हमारे कन्फेशन को और दूसरे फैक्ट्स को एंश्योर करने के लिए, उनको कोरोबोरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये चीज हमारे इस केस में हेल्ड हुई थी। हमारा कन्फेशन में एक और केस आता है जिसका नाम है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952। इस केस में यह कहा गया था कि कन्फेशन जो है वो एज अ होल या तो एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर रिजेक्ट कर लिया जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इनकल्पेटरी पार्ट को, यानी कि जो ब्लेम वर्दी हमारे एक्यूज्ड को साबित करता है उस पार्ट को एक्सेप्ट कर लें, और एक्सकल्पेटरी पार्ट यानी कि वो फैक्ट्स या फिर वो स्टेटमेंट जो हमारे एक्यूज्ड को ब्लेम वर्दी साबित नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको एक्विट करते हैं, तो वो पार्ट हम रिजेक्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। या तो हम पूरे को एज अ होल एक्सेप्ट करें या तो एज अ होल हम उस पूरे कन्फेशन को रिजेक्ट कर दें। ये चीज हमारे इस केस में हेल्ड हुई थी। लेकिन इसके बाद हमारा एक और केस आया था जिसका नाम है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1969 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया था कि अगर हमारा एक्सकल्पेटरी पार्ट है, यानी कि वो पार्ट जो हमारे एक्यूज्ड को ब्लेम वर्दी साबित नहीं करता है, यानी कि उसको इनोसेंट दिखाता है, तो वो पार्ट अगर हमारा इम्प्रोबेबल है एग्जिस्ट करने के लिए और हमारे और दूसरे फैक्ट्स उस हमारे एक्सकल्पेटरी पार्ट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हमारे जो उस एक्सकल्पेटरी पार्ट को है अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम उस एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटा सकते हैं और सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट जो कि हमारे एक्यूज को ब्लेम वर्दी साबित कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चीज हमारे इस केस में हेल्ड की गई थी। और ऐसे ही और सिमिलर चीजें हमारे और दो केसेस में हेल्ड की गई थी जिनका नाम है मोहनलाल वर्सेस अजीत सिंह 1978 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा केस है केशोराम बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1978 सुप्रीम कोर्ट। ये चीजें भी हमारे इन केसेस में हेल्ड की गई थी कि हम एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटा सकते हैं अगर वो इम्प्रोबेबल है और दूसरे फैक्ट्स उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटा सकते हैं और सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी कन्फेशन स्टेटमेंट में। अब हमारा इसी कन्फेशन के टॉपिक में एक दूसरा टर्म आता है जिसका नाम है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसे कि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में, अगर हमारा पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसको क्वेश्चंस करती है हमारे एक्यूज्ड को, और वो ये कन्फेस कर देता है कि उसने ये चीज करी गई थी, या फिर अगर हमारा मजिस्ट्रेट जो है वो उसको रिकॉर्ड करता है कि उसने ये कन्फेस किया है कि वो इस ऑफेंस के लिए, इस एक्ट के लिए गिल्टी है। लेकिन आगे हमारे ट्रायल स्टेज पे या फिर इंक्वायरी स्टेज पे हमारा जो एक्यूज्ड है वो डिनाई कर देता है कि उसने जो कन्फेशन जो है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, यानी कि किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर कोअर्जन या फिर प्रॉमिस के थ्रू किया था, और कोर्ट में वो ये चीज कह देता है, तो ये चीज हमारी रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहलाती है। यानी कि पहले वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ये एक्ट या फिर ये ऑफेंस किया था, लेकिन बाद में आगे ट्रायल स्टेज, इंक्वायरी स्टेज में जाकर या फिर और भी किसी स्टेज में जाकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की वो ये रिजेक्ट कर देता है कि ये कन्फेशन उसने किसी फोर्स के थ्रू किया है और वो जो है इस एक्ट के लिए और इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है। तो ये चीज हमारी रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहलाती है। लेकिन हम इस रिट्रैक्टेड कन्फेशन को फ्रॉम द बिगिनिंग ही अपनी कोर्ट में रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमारे रिट्रैक्टेड कन्फेशन को एडमिसिबल
होने के लिए कोर्ट में हमें यह साबित करना पड़ेगा कि वो जो कन्फेशन था वो ट्रू था, यानी कि वो बिल्कुल सच था और वो वॉलेंटरीली मेड था, यानी कि एक्यूज ने वॉलेंटरीली उस कन्फेशन को किया था। उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स ने ये मजबूर नहीं किया था कि वो उस कन्फेशन को करे। तो अगर हमारा ये चीज कोर्ट में साबित हो जाती है और हमारी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी हमारे कोर्ट में एडमिसिबल होगा और हमारे केस में रेलेवेंट कहलाया जाएगा। यही चीज हमारे एक केस का नाम है प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963। यही चीज हमारी रिट्रैक्टेड कन्फेशन को लेकर इस केस में कही गई थी। तो ये तो हमारे कन्फेशन को के टॉपिक को लेकर जो जितने भी टर्म्स थे या फिर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो अब क्लियर हो गए हैं। तो अब हम अपने सेक्शन 22 बीएसए या फिर सेक्शन 24, सेक्शन 28, सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसको लेकर। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person, proceeding from the person in authority and sufficient, in the opinion of the court, to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। तो ये हमारे सेक्शन 22 का मेन पार्ट था। हम इसके जो दो प्रोवाइजो दिए गए हैं जो कि सेक्शन 28 और सेक्शन 29 को डिनोट करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके मेन सेक्शन पे फोकस करते हैं। अब हम अपने इस सेक्शन 22 को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे कि हमारा ये सेक्शन क्या कहता है। तो पहली चीज इसमें आई है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि हमारे एक्यूज के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है हमारी कोर्ट में, लेकिन हमारा जो कन्फेशन जो होता है उसकी रेलिवेंसी, इररेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, इनएडमिसिबिलिटी जो चेक होती है वो हमारी ट्रायल स्टेज पे होती है। तो हम अपने कन्फेशन को रेलिवेंट या इररेलिवेंट जो है वो साबित करते हैं अपनी ट्रायल स्टेज पे। कोर्ट हमारी जो है वो ये डिड्यूस करती है कि हमारा कन्फेशन रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, वो ट्रायल स्टेज पे करती है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब तो ये हो गया। अब हमारा जो एक्यूज्ड होता है वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो होता है वो कन्फेशन करता है और उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो कन्फेशन जो होता है वो इररेलिवेंट साबित होता है अगर हमारा जो कन्फेशन है किसी भी इंड्यूसमेंट, किसी भी थ्रेट, प्रॉमिस या कोअर्जन को लेके होता है। यानी कि हमारे एक्यूज्ड को कन्फेस करने के लिए इन चार चीजों का यूज किया गया हो। ये चार चीजें जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाती हैं हमारे एक्यूज्ड को कन्फेशन को अटर करने के लिए हमारी कोर्ट में। तो इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी चीज को बोलने के लिए या फिर उसको करवाने के लिए। थ्रेट का मतलब होता है कि हम उसके अंदर जो है फियर डाल रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का कंपल्शन डाल रहे हैं। कोअर्जन का मतलब ये होता है कि हम कोअर्जन का मतलब ये होता है कि हम उसको थ्रेट कर रहे हैं, यानी कि उसमें फियर और कंपल्शन डाल रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, और अगर वो चीज नहीं करेगा तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये इसका मतलब होता है कोअर्जन। और प्रॉमिस का मतलब होता है कि उसको कोई भी चीज प्रॉमिस कर दी कि उसके साथ हम ये भला करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, उसका ये फायदा देंगे, उसको ये एडवांटेज देंगे, तो इसका मतलब हो गया प्रॉमिस। लेकिन ये जो हमारी चार एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन या फिर प्रॉमिस, ये हमारी जो है इन रेफरेंस टू दी चार्ज होना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगी हुई हैं हमारे एक्यूज्ड को वो उसके रेफरेंस में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कन्फेशन करवा रहे हैं लेकिन उसको एडवांटेज दे रहे हैं कि हम उसको उसकी बेल में मदद कर देंगे उसको, या फिर हम अगर वो कन्विक्ट हो गया तो हम उसको जेल में जो है अच्छा खाना देंगे, उसको हम एक वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे जेल में। तो ये चीजें जो हो गई हमारी इन रेफरेंस टू दी चार्ज होती हैं, और हमारी वो चीजें इन रेफरेंस टू दी चार्ज नहीं होती हैं जैसे कि हमने उसको पैसे दे दिए कन्फेस करने के लिए, तो ये चीज इसमें नहीं आएगी। या फिर हम उससे ये प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर वो कन्फेस कर देता है तो हम उसको कोई अच्छी जॉब दिलवा देंगे, तो ये भी हमारा इसमें नहीं आता है।
या फिर कोई भी दूसरा सोसाइटल बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज हमारी इस सेक्शन में नहीं फॉल करती हैं। और ये जो हमारी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन या फिर प्रॉमिस है, ये किसी भी उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो कि पर्सन इन अथॉरिटी है, यानी कि जो उसके ऊपर एक अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है एक्यूज्ड के ऊपर, उसके द्वारा किया जाए। इसको हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन तो नहीं करेंगे, इसका एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे कि कोई भी बंदा हमारे एक्यूज्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो भी पर्सन इन अथॉरिटी हो सकता है, जैसे कि उसकी वाइफ। और हमारी पुलिस भी हो सकती है, हमारा एसएचओ, और हमारे कोर्ट में जो अलहमाद होते हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर हमारे मुंशी हो गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए और सरपंच हो गए। ये सब हमारे पर्सन इन अथॉरिटी कहलाए जाते हैं। और हमारा जो ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या कोअर्जन हो रहा है इन रेफरेंस टू दी चार्ज और मेड बाय दी पर्सन इन अथॉरिटी, ये होना चाहिए किसी भी टेम्पोरल बेनिफिट को लेकर, यानी कि एक्यूज को कोई टेम्पोरल बेनिफिट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, कोई भी टेंजिबल बेनिफिट। और इस टेम्पोरल बेनिफिट में हमारे इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स या फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ये हमारे फॉल नहीं करते हैं। हमारा ये जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और इंटेलेक्चुअल बेनिफिट जो हैं वो टेम्पोरल बेनिफिट्स में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कोई बंदा है, वो एक्यूज्ड है और वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत रिलीजियस है, तो कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी जो होता है वो उससे ये कहता है कि भाई भगवान का, ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का जो है तुम पे कहर नाजिल होगा, मतलब तुम्हारे ऊपर वो कहर बरसाएगा अगर तुम अपने इस गिल्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको कन्फेस नहीं करोगे, या फिर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुमने ये एक्ट करा था, तो तुम्हारे ऊपर जो है खुदा का कहर जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा, या फिर कोई भी तुम्हें पनिशमेंट आएगी। तो ये चीज जो है हमारी टेंजिबल बेनिफिट में नहीं आती है। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये चीज हमारी जो है सेक्शन 22 में फॉल नहीं होगी और हमारे कोर्ट में एडमिसेबल होगी, मतलब उसका कन्फेशन जो होगा वो एडमिसेबल होगा। तो अब हम इस सेक्शन को जो है सम अप कर देते हैं, इस मेन पार्ट को जो है हम सम अप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्यूज्ड कन्फेशन करता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और उसका वो कन्फेशन जो होता है वो इररेलेवेंट होता है अगर उसका जो कन्फेशन किसी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन या फिर प्रॉमिस के द्वारा कराया जाए और वो इन रेफरेंस टू दी चार्ज हो और किसी भी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा कराया जाए और उसको कोई टेम्पोरल बेनिफिट देने के लिए कराया जाए, तो वो हमारा कन्फेशन जो होगा हमारे कोर्ट में इररेलेवेंट होगा और इनएडमिसिबल होगा, यानी कि उसे एज ए एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। अब हमारा जो एक सवाल उठता है कि हमारे कोर्ट को ये कैसे पता लगेगा कि जो कन्फेशन जो उसने किया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो कन्फेशन जो है वो किसी भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट या फिर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स को लेकर हुआ है या फिर वो वॉलंटरीली मेड हुआ है। तो हमारा सीआरपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 313 सीआरपीसी, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में है सेक्शन 351। इसमें हमारे जो ये सीआरपीसी जो है हमारा ये पावर देती है कोर्ट को हमारे एक्यूज को या फिर किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए। तो हमारी कोर्ट जो है वो उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकती है इससे रिलेटेड। इसके चलते हमारी कोर्ट जो है ये पता लगा सकती है कि हमारा जो कन्फेशन है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से कराया गया है या फिर वो वॉलेंटरी था। दूसरी चीज ये भी है कि हमारा जो डिफेंस या फिर प्रोसिक्यूशन होता है वो उस कन्फेशन को लेकर एविडेंसेस भी हमारी कोर्ट को देते हैं। तो हमारी कोर्ट ये एनालाइज करती है, डिडक्ट करती है कि हमारा जो कन्फेशन है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, कोअर्जन के चलते हुआ है या फिर वॉलंटरीली किया गया है। तो ये चीज भी एक फैक्टर बनता है हमारे कन्फेशन को पता लगाने के लिए। और दूसरा फैक्टर हमारे कन्फेशन को पता लगाने के लिए कि वो वॉलंटरी है या फिर इनवॉलंटरी है, तो हमारा बीएसए में भी वो चीज दी गई है जो कि है सेक्शन 168 बीएसए, जिसमें जज को पावर दी जाती है हमारे किसी भी पर्सन को क्वेश्चन पूछने के लिए। तो हमारा जज जो होता है वो उससे क्वेश्चन पूछता है और ये वो डिडक्ट करता है, ये एनालाइज करता है कि कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी था या फिर इनवॉलंटरी था। अब हमारा जो एक्यूज होता है जब वो पुलिस कस्टडी से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब वो आता है, तो हमारा मजिस्ट्रेट जो होता है वो सेक्शन 183 क्लॉज 1 और सेक्शन 183 क्लॉज 4 बीएनएसएस के अंडर हमारा जो मजिस्ट्रेट जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे द्वारा यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा,
तो वो कन्फेशन जो है वो वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है। तो उसके चलते वो हमारा जो मजिस्ट्रेट होता है वो सेक्शन 183 क्लॉज 2 क्लॉज 4 के अंदर उस एक्यूज्ड को हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो ये बताएगा कि अगर भाई तुमने ये कन्फेशन किया तो तुम्हारा जो कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड होगा और इन रिटन होगा और उसे आगे ट्रायल स्टेज में जो है वो एज अ एविडेंस तुम्हारे खिलाफ वो यूज हो सकता है। तो ये चीज हमारा सेक्शन 183 क्लॉज 2 और सेक्शन 183 क्लॉज 4 BNSS में दी गई है। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारा जब एक्यूज जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है कन्फेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए, तो जनरली ये होता है कि हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो हमारे एक्यूज को कुछ दिन का टाइम दे देता है, कुछ दिन की मोहलत दे देता है कि भाई तुम सोच समझ लो कि तुम्हें कन्फेशन करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर तुमने कन्फेशन कर दिया तो ये तो चीज तुम्हारे लिए एज अ एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है। तो उसको कुछ देर के लिए पॉन्डर करने के लिए, यानी कि उसको थिंक करने के लिए, ये सोचने के लिए टाइम दिया जाता है कि भाई अपना जो ये इन्फ्लुएंस है, जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन, प्रॉमिस जो है ये हटा लो और चाहो तो कन्फेशन करो और चाहो तो ना करो। अगर ये चीज ये टाइम के चलते वो तब भी कन्फेशन कर देता है तो इसमें यह माना जाता है कि उसने जो कन्फेशन जो है वो वॉलेंटरी किया गया है। लेकिन ये चीज आगे जाके रिबर्टेबल भी है, वो तो एक दूसरा क्वेश्चन है। खैर वो चीज प्रूव भी हो सकती है कि भाई उसने मजबूरी में ये कन्फेशन कर दिया था, वो चीज ट्रायल स्टेज में वो चीज हमारी प्रूव होती है। लेकिन फिलहाल हमारा मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको टाइम देता है पॉन्डर करने के लिए, उसको थिंक करने के लिए कुछ दिन की मोहलत देता है और उसको 183 क्लॉज 2 क्लॉज 4 में ये इंश्योर करता है कि भाई तुम चाहो तो कन्फेशन करो और चाहो तो ना करो। अगर तुमने कन्फेशन करा तो एज अ एविडेंस तुम्हारे खिलाफ ये कन्फेशन यूज हो सकता है ट्रायल। ये होप करता हूं कि आपको इसका मेन पार्ट समझ में आया होगा हमारे सेक्शन 22 BSA का। तो अब आगे चलते हैं हम इसके प्रोवाइजो 1 पे। इसका पहला जो प्रोवाइजो है सेक्शन 22 का, तो आइए देखते हैं कि इसके बेर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। Provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। ये हमारा सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का कोरिस्पॉन्डिंग वो है सेक्शन है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारा जो ये 4 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन या फिर प्रॉमिस, अगर हमारी कोर्ट में ये साबित हो जाए कि ये जो चीजें हैं ये रिमूव हो चुकी हैं, मतलब अब कोई भी इंफ्लुएंस नहीं रहा इन 4 एक्सटर्नल फोर्सेस का हमारे एक्यूज्ड पे, हमारे प्रिजनर पे, तो हमारी कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये चीजें जो हैं अब रिमूव हो चुकी हैं और अब जो हमारा कन्फेशन किया जा रहा है ये जो है बिल्कुल वॉलेंटरी है और ये अब हमारी कोर्ट में बिल्कुल रेलिवेंट रहेगा। इस प्रोवाइजो से रिलेटेड एक केस है शोभा परन वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। तो इसमें यह हेल्ड किया गया था कि अगर हमारा प्रिजनर जो है उसको मारा गया है, उसको इंड्यूस किया गया, उसको इन्फ्लुएंस किया गया है और कन्फेशन करने के लिए, तो अगर वो कन्फेशन कर देता है या फिर कन्फेशन करने जाता होता है तो ये माना जाएगा कि ये जो इंड्यूसमेंट है, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये भाई आगे चल के भी उसको हिंडर करेगा उसके केस में, उसके कन्फेशन को कमिट करने में, मतलब उसको कन्फेशन देने में। तो हमारी जो प्रोसिक्यूशन होगा वो ये प्रूव करेगा कि हमारा जो ये कन्फेशन है इस पे जो भी इन्फ्लुएंस या फिर जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन, प्रॉमिस जो भी हुआ था, ये चीज जो है वो फुल्ली रिमूव हो चुकी है। तभी हमारी कोर्ट जो है वो आगे बढ़ेगी हमारे इस कन्फेशन को एज अ एविडेंस लेने के लिए और अपने कोर्ट में इसको एडमिसिबल करने के लिए। बिल्कुल एंश्योर करा जाएगा, हमारी कोर्ट को फुल्ली एंश्योर करा जाएगा कि हमारा जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये बिल्कुल रिमूव हो चुकी हैं। तो ये चीज हमारी इस केस में हेल्ड की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोवाइजो 2 पे आते हैं सेक्शन 22 के, और इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आइए देखते हैं कि इसके बेर एक्ट में क्या लिखा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट इट डज नॉट बिकम इररेलिवेंट merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him।
अब हमारा जो ये प्रोवाइजो सेकंड है सेक्शन 22 बीएसए का, ये कहता है कि हमारा एक्यूज्ड जो है या फिर हमारा प्रिजनर जो है वो ये कन्फेस कर देता है कि उसने कोई भी एक्ट किया है या फिर उसने कोई भी ऑफेंस किया है, लेकिन उसमें 6 चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर वो कन्फेस कर देता है किसी भी प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी को लेकर, या फिर वो कन्फेस कर देता है जब वो ड्रंक होता है, या फिर वो कन्फेस कर देता है जब उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको ये जरूरी नहीं है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर दे, लेकिन तब भी वो आंसर करके कन्फेस कर देता है, उसको वार्निंग नहीं दी जाती कि उसका जो ये कन्फेशन है वो उसके खिलाफ यूज हो सकता है, या फिर उसको ट्रिक किया जाता है, उसको डिसीव किया जाता है कन्फेशन को देने के लिए। तो अगर ये छह चीजें अगर इन्वॉल्व हैं हमारे केस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कन्फेशन है वो इररेलेवेंट हो जाएगा हमारी कोर्ट में। वो तब भी रेलिवेंट रहेगा अगर ये 6 चीजें इन्वॉल्व रही, तब भी हमारा कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट रहेगा। तो ये चीज हमारा प्रोवाइजो सेकंड कह रहा है। अब इसमें एक थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है, वो टेक्निकलिटी ये है कि हमारा सेक्शन 22 बीएसए का प्रोवाइजो सेकंड जो है वो ये कहता है कि हमारा जो कन्फेशन अगर हमारा एक्यूज करता है और उसको कोई भी वार्निंग नहीं दी जाती कि उसका जो कन्फेशन है वो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के द्वारा वार्निंग नहीं दी जाती, तब भी वो रेलिवेंट होगा हमारे केस में और एडमिसिबल होगा। ये हमारा सेक्शन 22 का प्रोवाइजो सेकंड कहता है। लेकिन जो हमारा सेक्शन 164 क्लॉज 2 और क्लॉज 4 है सीआरपीसी का, या फिर इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन 183 क्लॉज 2 क्लॉज 4 बीएनएसएस का, वो ये कहता है कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले, कन्फेशन लेने से पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा ये उसको बताया जाएगा हमारे एक्यूज्ड को, प्रिजनर को, कि वो ये कन्फेशन अगर करेगा तो उसके खिलाफ ये कन्फेशन कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है और एज अ एविडेंस यूज हो सकता है। फिर यही चीज आगे बढ़कर हमारे सेक्शन 463 सीआरपीसी या फिर इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन 509 बीएनएसएस में ये कहा गया है कि अगर ये चीज उसको बताई नहीं गई तो ये चीज जो है इनक्यूरेबल रेगुलरिटी कहलाई जाएगी, यानी कि डिफेक्ट कहलाया जाएगा हमारे केस में। तो ये दो चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दो सेक्शन। तो हमारा जो ये सेक्शन है सेक्शन 164 क्लॉज 2 क्लॉज 4 रेड विथ सेक्शन 463 सीआरपीसी, ये एक स्पेशल प्रोविजन बनता है इस चीज को लेकर कि हमारा कन्फेशन में उसको वार्न किया गया या नहीं किया गया। तो हमारी जो स्पेशल प्रोविजन होती है वो हमेशा हमारे जनरल प्रोविजन के ऊपर प्रिवेल करती है, यानी कि हमारी जो स्पेशल प्रोविजन होती है उसका वेटेज हमेशा ज्यादा होता है जनरल प्रोविजन के। तो इस कंसेप्ट में हमारा जो सेक्शन 164 क्लॉज 2 क्लॉज 4 रेड विथ सेक्शन 463 सीआरपीसी जो है वो यूज करा जाएगा, वो उसका वेटेज ज्यादा होगा। तो इसके चलते हमारा जो कन्फेशन होगा अगर वो उसको वार्न किए बिना लिया जाता है तो वो इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल होगा हमारी कोर्ट में। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 22 बीएसए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 24, सेक्शन 28, सेक्शन 29 इंडियन एविडेंस एक्ट हैं। सो आई होप ये सेक्शन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अपने एफर्ट डाले इसको समझाने के लिए आपको। तो अगर ये सेक्शन आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लॉ बॉस को। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।